हाय स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का पार्ट 3 का लेक्चर है। जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए इंट्रोडक्शन जीएसटी का। उसके बाद आप पार्ट 3 देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी से समझेगा। बट जो डायरेक्टली पार्ट 3 देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पार्ट 3, व्हाट आर गुड्स, सर्विसेज एंड सप्लाई। तो आज हम तीनों का डेफिनेशन देखने वाले हैं, तीनों का इंटरप्रिटेशन समझने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी हमने पहले भी समझाया था, फिर से देख लेते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है? एक तरह का टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट्स इट। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज जीएसटी, तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये हमें बताना है। तो तीन चीज़ को हमें याद रखना है। एक तरह का ये टैक्स है, किस पे लगता है? सप्लाई पे लगता है, ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हाट डू मीन बाय सप्लाई, व्हाट डू मीन बाय गुड्स और व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज। इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ है? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एंड इन जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन 8 जुलाई 2017। सिंपल। तो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, नाउ सबसे माइंड में आता है व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिए दोस्तों, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को आप मूव कर सकते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट है, इसको आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज गुड्स? सिंपल मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी which can be moved as such without any dismantling। मतलब विदाउट इसको ब्रेक किए हुए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। विदाउट एनी डिस्मेंटलिंग मतलब विदाउट उसको ब्रेक किए हुए। ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, इट मीन्स मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जिस किसी को भी हम मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। सिंपल। सो व्हाट आर गुड्स? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस किसी को भी हम मूव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्मेंटलिंग, विदाउट ब्रेक किए हुए। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जिस किसी को भी हम मूव कर सकते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, इट मीन्स मनी एंड सिक्योरिटीज जब गुड्स ही नहीं है तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। हाउएवर सिक्योरिटीज में आपका कवर होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर जब आप बाय करते हो या सेल करते हो तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा। बट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर जिसे ब्रोकर से बाय करते हो, वो ब्रोकर इसको बाय करने का आपसे चार्जेस या कमीशन लेगा। तो ये चार्जेस और कमीशन पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो जब कभी हम शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो सारा सिक्योरिटीज़ के अंदर कवर होता है। म्यूचुअल फंड्स, ये सभी में जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज सिक्योरिटीज़ गुड्स है ही नहीं। तो जब गुड्स है ही नहीं तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। बट हाउएवर जिस हम बायर से बाय करते हैं, एजेंट के थ्रू सेल करते हैं, वो एजेंट बायर एक तरह का चार्जेस आपसे चार्ज करेगा, ब्रोकरेज चार्जेस। तो वो ब्रोकरेज चार्जेस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। सेम वे मनी, मनी में तो जीएसटी नहीं है, बट मनी अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब मनी आप डॉलर से रुपीस में ले रहे हैं या रुपीस में डॉलर ले रहे हैं, तो जो भी आपको एक कन्वर्जन करके दे रहा है वो अपना आपको चार्जेस मारेगा। तो उस चार्जेस पे वो जीएसटी चार्ज करेगा। सिंपल। सो व्हाट आर गुड्स? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव्ड एज सच विदाउट एनी डिसमेल्टिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स वो क्लेम जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ऐसे कौन से क्लेम्स है जो हम फ्यूचर में ले सकते हैं? एग्जाम्पल LIC रिसिप्ट। LIC का जब भी पैसा आएगा हमें आफ्टर फ्यूचर में आएगा, तो वो मेरा एक्शनेबल क्लेम्स है। ओके। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। आइए इसका मतलब समझते हैं। इट मीन्स लैंड जो है, लैंड मेरा क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो लैंड में इट्स नॉट अ गुड्स, क्योंकि गुड्स के लिए मैं क्या बोलता हूँ? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड अगर मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लैंड गुड्स है ही नहीं। तो जब लैंड गुड्स है ही नहीं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। बट लैंड में क्या है? थिंग्स अटैच, मतलब लैंड के ऊपर जो थिंग्स अटैच है, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारे मेरे गुड्स हैं। ओके।
तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो पार्ट ऑफ द लैंड में जो ही ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, थिंग्स है, अटैच है, सारा मेरा लैंड है। विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई ऑन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई में साथ एग्रीड हुआ है और सेल करने वाले इसको हम। ओके, तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड गुड्स नहीं है, तो लैंड गुड्स नहीं है तो लैंड में जीएसटी नहीं लगेगा। पर लैंड के साथ जो थिंग्स अटैच है वो सबको डेफिनेशन में गुड्स बोला गया है। ओके, सिंपल। तो कोई बोले वाटर गुड्स, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमें याद रखना है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ये दो चीज को हमें याद रखना है इसमें। नाउ कम्स टू वाटर सर्विसेज। सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 ऑफ द CGST एक्ट क्या बोलता है? एनी मीन्स एनीथिंग, किसी को भी ले सकता है, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सेम वे डेफिनेशन है, गुड्स तो ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर हो गया, तो सर्विसेज मीन्स कोई भी चीज़ को हम सर्विसेज बोल सकते हैं, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ये तीन चीज़ को छोड़ के किसी को भी हम क्या बोलेंगे? सर्विसेज। सिंपल। गुड्स को कवर नहीं किया बिकॉज गुड्स वहाँ भी कवर नहीं था, मनी एंड सिक्योरिटीज वहाँ भी कवर नहीं था, यहाँ भी कवर नहीं है। तो सिंपल, वाटर सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन। एज आई सेड, मनी आपका सर्विसेज या गुड्स में कवर नहीं होता है, बट मनी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। जैसे इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी टू और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म। करेंसी और डिनोमिनेशन जहाँ पे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है। ओके, जो भी कमीशन ब्रोकरेज आपका डॉलर से आईएनआर में जा रहा है, आईएनआर का उसमें जा रहा है, तो डॉलर से आप रुपीस में जा रहे हो या रुपीस से आप डॉलर में जा रहे हो, वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनदर फॉर्म, तो इनका जो भी चार्जेस है उस पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज इसमें हम सेपरेट कंसिडरेशन वो चार्ज हो रहा है, इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो वाटर सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, सबको सब क्या सर्विसेज में कवर्ड होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं किसको हम गुड्स कह सकते हैं, किसको हम सर्विसेज कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया। तो गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, तो हमें इसको ही याद रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं हो सकता। ओके, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, अभी सप्लाई मीन्स ओनली सेल्स नहीं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है सबको कवर किया है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, ये सभी के सभी कुछ सप्लाई में कवर किया गया है। इट मीन्स अगर आप सेल करते हो तो खाली सप्लाई नहीं, आप एक्स ट्रांसफ़र भी करते हो या एक्सचेंज करते हो या बार्टर करते हो या लाइसेंस करते हो या रेंटल करते हो, लीज करते हो या डिस्पोजल करते हो, मेड और एग्रीड टू बी मेड, सबके लिए आप कंसिडरेशन चार्ज करते हो और वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। ओके, तो चीज़ याद रखना है, आइदर आप सेल करो, ट्रांसफ़र करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, कुछ भी मेथड अप्लाई करते हो जिसके लिए आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो उसको हम सप्लाई कहेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई। उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो बाद में पता चलेगा, बट वंस इट इज़ सप्लाई इट मीन्स उस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कंसिडरेशन मतलब पैसा मिलना चाहिए, पेमेंट मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, या तो हमें पैसा मिलना चाहिए या किसी और तरह का बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कोर्स फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जिसके लिए भी हम कर रहे हैं सारा रनिंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस और कैरिंग आउट न्यू एक्टिविटीज़। ओके, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए सारे ट्रांजैक्शन, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, हमें कंसिडरेशन मिल रहा है, फॉर रनिंग द बिजनेस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। सिंपली, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई मीन्स नॉट ओनली सेल, सप्लाई मीन्स सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इस सभी के सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। ओके, दैट इज़ अ वन पार्ट ऑफ सप्लाई। आगे और भी है। सेकेंड्स में है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी सप्लाई कहा गया है फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट
सॉरी दोस्तों, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में आपको अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो भी हम उसको ये कर लेंगे कंसिडरेशन। सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में है, ये हमें याद रखना है। या इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जहाँ आपका कंसिडरेशन है वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हो या ना हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको हम सप्लाई मानेंगे। ओके, सिंपल है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है जिसका कंसिडरेशन मिल रहा है बट वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं भी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट स्टिल हम उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। हमने अभी तक देखे सप्लाई हम उसी को ट्रीट कर रहे हैं जहाँ पे मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है। व्हेन वी आर कहीं सप्लाई इट मीन्स दो चीज़ें, एक तो मेरा कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे मैं सप्लाई बोलूँगा स्टिल अगर कंसिडरेशन नहीं है, ध्यान से दीजिएगा। सप्लाई हम तभी बोलते हैं जब मेरा कंसिडरेशन या जब मुझे पैसा मिल रहा है उस केस में, तो ही हम सप्लाई बोलते हैं, अदरवाइज उसको हम नहीं बोलते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा है शेड्यूल 1 में, एक्टिविटी स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, इट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन, पैसा नहीं आ रहा है बट स्टिल हम उसको सप्लाई कहेंगे। इफ़ देर इज नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, बट शेड्यूल 1 क्या बोलता है, अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। कि इन केस में ओनली 4 केसेस, ये याद रखना है, 4 केसेस में ही ऐसा है जहाँ पे आपको कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। कंसिडरेशन मीन्स पैसा नहीं मिल रहा है बट स्टिल वो मेरा सप्लाई है। ओके, तो 4 केस ऐसे हैं, देखते हैं। तो पहला केस है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। ओके, आइए इसका मतलब समझते हैं। सपोज एक कंपनी में एक लैपटॉप बाय किया गया है, तो ये सारे लैपटॉप जब कंपनी में बाय हुए थे तो इस कंपनी का लैपटॉप का जो भी ITC है, जो भी GST है, उसका कंपनी ने बेनिफिट ले लिया था। ओके, तो कंपनी में जब लैपटॉप बाय हुआ तो इसमें 100 प्लस GST लगा होगा, तो कंपनी को पड़ा 118, तो कंपनी ने ये 18 रुपीज़ का बेनिफिट ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कंपनी ने लिया है। तो जब ये लैपटॉप कंपनी सेल करेगी या डिस्कार्ड करेगी, कुछ भी करेगी, तो कंपनी को इस लैपटॉप पर GST पे करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, ये इसका बिजनेस असेट है। वेयर इनपुट क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड, जो 18 GST का अमाउंट है उसने कंपनी ने यूटिलाइज़ किया है, इसलिए अब इसको जब कभी भी ये सेल करेगा तो उसको उस पर GST पे करना पड़ेगा। सिंपल। तो अगर ये सेल फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता है तो भी GST पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसने जब परचेज़ किया था तो उसका ITC यूटिलाइज़ किया था 18 रुपीज़। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि कंपनी ने ITC यूटिलाइज़ किया है। तो कंपनी जब उस सेल को असेट को डिस्कार्ड करेगा या सेल करेगा, कुछ भी करेगा, इस केस में गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा जितना भी उसका मार्केट वैल्यू है। तो सपोज ये लैपटॉप उन्होंने 50,000 में ख़रीदा था, अब ये स्क्रैप 5,000 में कर रहे हैं, तो 5,000 का GST गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। क्लियर। सेकेंड है मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन तो सभी को पता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स क्या होता है, एक कंपनी के मल्टीपल सेगमेंट है। जैसे टाटा की बात करूँ तो टाटा का मल्टीपल सेक्टर है, कोई टाटा मोटर्स है, TCS है, तो इन दोनों के बीच में जो भी सर्विसेज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, बिकॉज इसका ओनर एक है। ओके, तो इट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन आइदर मेरा रिलेटेड पर्सन में हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन में हो रहा है, वो सबको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई। बिकॉज यहाँ पे देयर माइट बी चांसेस ये दोनों कंपनी आप सप्लाई कर रही है विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज सिस्टम कंसर्न है उसमें। सेम वे अगर रिलेटेड पर्सन है तो रिलेटेड पर्सन में चांसेस हो सकते हैं कि जो भी सप्लाई हो रहा है उसमें कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज वो उसका रिलेटेड पर्सन है।
उस केस में आ जाएगा शेड्यूल 1, जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड सप्लाई, मतलब हम मान लेंगे ये मेरा क्या है, डीम्ड सप्लाई, और उसमें जीएसटी हम चार्ज करेंगे। सिंपल। तो पहले वाले केस भी क्लियर है, सेकेंड वाला केस क्लियर है। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, ओके, तो उस केस में भी हम उसको मान लेंगे ये मेरा डीम्ड सप्लाई है और शेड्यूल 1 अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी अदर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो रिलेटेड पर्सन से अगर आप आउटसाइड इंडिया से कोई भी सर्विसेज ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो हम उसमें डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 अप्लाई हो जाएगा और जीएसटी अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 4 चीज़ें याद रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हो रहा है कोई रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से या उसके सब्सिडीज कंपनी से जो उसका आउटसाइड इंडिया है, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस पर मेरा जीएसटी आ जाएगा, तो उसको हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। तो ये चारों ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, हो या ना हो, इस पर हम सप्लाई ट्रीट करेंगे और इस पर जीएसटी लगेगा। तो इसमें अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी है, अभी कंसिडरेशन क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारा रिलेटिव से उससे हम पैसे नहीं लेंगे, इसलिए शेड्यूल 1 आ जाएगा उसमें। सेम भी चारों केसेस में हो सकता है, अगर आप कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस आपका शेड्यूल 1 अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ इस 4 केसेस में। इट मीन्स इसको छोड़ के जो किसी में भी आपका कंसिडरेशन नहीं है उसमें हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर। तो सप्लाई कब माना जाएगा, जब ये सिर्फ 4 केस ही है जहाँ पे पैसा नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं उसको सप्लाई मानूंगा। बाकी हर केस में सप्लाई मीन्स कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, बट ये 4 केस में कंसिडरेशन हो या ना हो इसको हम सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा। तो सेट सप्लाई में शेड्यूल 2 है मेरा पॉजिटिव लिस्ट। इसमें लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब एक पॉजिटिव लिस्ट दिया गया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे गवर्नमेंट सामने से ये बता रहा है कि भाई कौन सा गुड्स है और कौन सा सर्विसेज है। इसका लिस्ट मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, काफ़ी सिंपल है ये। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेगेटिव लिस्ट मीन्स ये सारे को मैं गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानता हूँ, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। तो सबसे वाला है सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। तो नेगेटिव लिस्ट में जो भी कवर्ड होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके। तो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय में जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो नो जीएसटी, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट, नो जीएसटी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ एनी फ्यूनरल ब्रूरल, मरने के बाद जो भी होता है चार्जेस, उस सब में जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने पहले बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी एक्शनेबल क्लेम, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, बट अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो हमने पहले देखे थे कि एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स है, बट इसको नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड कर दिया है। इट मीन्स इवन दो एक्शनेबल क्लेम्स आपका गुड्स है, बट इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। सिंपल। तो जिस किसी में भी, सबसे पहले आप समझ लीजिए, सभी में जीएसटी लगेगा। ये तो सिंपल फंड है। किस पे नहीं लगेगा? जो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। तो जो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है उस सभी में जीएसटी लगेगा। तो इतना हमें समझना है कि सब में जीएसटी लगेगा अगर वो नेगेटिव लिस्ट या एग्जाम्पशन या नोटिफिकेशन में कवर नहीं है। तो ये हमें माइंड में रखना है कि किस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिसाइड करता है नेगेटिव लिस्ट या नोटिफिकेशन या एग्जाम्पशन। अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोला है कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, अदरवाइज हम एज्यूम करेंगे सब में जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपका लैंड एंड बिल्डिंग ये अभी कवर हो गया है। ओके। तो एक्शनेबल क्लेम्स आपका गुड्स है, बट एक्शनेबल क्लेम्स को नेगेटिव लिस्ट में कवर कर लिया है, तो इट मीन्स इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये तीन को छोड़ के इट मीन्स लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग में आपका जीएसटी लगेगा। सिंपल। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। अभी इंडिया को जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, ये इंडिया
इंडिया को अगर हम बाइफरकेट करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 28 स्टेट में विद इन द सेम स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन, सपोज महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें मेरा लगता है CGST और SGST, और महाराष्ट्र के बाहर चला गया तो मेरा क्या लगेगा IGST। ये हमें याद रखना है। तो विद इन द स्टेट CGST और SGST, आउटसाइड द स्टेट IGST लगता है। सिंपल। अभी 8 यूनियन टेरिटरी है तो 8 यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस केस में ट्रीटमेंट मेरा सेम रहेगा जो मेरा नॉर्मल स्टेट में है। ओके, याद रखना है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर ये मेरा यूनियन टेरिटरी है, बट ये स्टेट लेजिस्लेचर मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ऑलरेडी। अब 5 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, इसमें यूनियन टेरिटरी विथआउट स्टेट लेजिस्लेचर, तो इस केस पे मेरा UTGST लगता है। बस ये याद रखना है कि 5 यूनियन टेरिटरी है, इवन दो 8 में से 5 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, इसलिए वहाँ पे मेरा क्या लगेगा UTGST विद इन द सेम स्टेट। यह याद रखना है। तो इस केस पे अगर हम समझेंगे विथ इन यूनियन टेरिटरी हो रहा है, और जो ये 5 यूनियन टेरिटरी है उस केस में विथ इन में लगेगा CGST और UTGST। ओके, अगर ये यूनियन टेरिटरी आउटसाइड डील कर रहा है तो क्या लगेगा मेरा IGST। ठीक है, तो एक तो क्लियर है, विद इन द स्टेट रहा, अगर आउटसाइड द स्टेट तो IGST हर फॉर्म में देखो, आउटसाइड द स्टेट IGST IGST IGST। तो विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, तो आउटसाइड द स्टेट तो कोई भी केस पे मेरा IGST लगेगा, भले कोई कहीं से भी डील करे, ये यहाँ से डील करे, ये यहाँ से डील करे, ये यहाँ से डील करे, कोई भी कहीं से भी डील कर रहा है आउटसाइड द स्टेट तो IGST लगेगा। और विद इन द स्टेट है 28 स्टेट में CGST SGST, यूनियन टेरिटरी स्टेट लेजिस्लेचर CGST SGST। तो खाली हमें ये याद रखना है UTGST कब लगता है, ये सिर्फ 5 यूनियन टेरिटरी, ये 5 यूनियन टेरिटरी के केस में ही हमें लगेगा UTGST विद इन द स्टेट रहा तो हमें इस चीज़ को याद रखना है, विद इन द स्टेट अगर ये 5 यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो ही UTGST लगेगा, अदरवाइज UTGST नहीं लगेगा। सिंपल। विद इन द स्टेट CGST SGST, आउटसाइड द स्टेट IGST। इसमें भी सेम, विद इन द स्टेट CGST आउटसाइड द स्टेट IGST। इसमें खाली हमें ध्यान देना है, अगर यूनियन टेरिटरी 5 यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, अभी ये 1 हो गए हैं, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर विद इन यूनियन टेरिटरी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें CGST एंड UTGST लगेगा, आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी हो रहा है तो उसमें IGST। ओके, तो स्टूडेंट डाउट्स, कुछ भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आपको रहेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको कोई पॉइंट्स अगर नहीं समझा है तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।